गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी में स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं प्रदीप मौर्य। एक बार हम लोग पुनः अपने उस चिर परिचित विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपकी तैयारियों को एक नई दिशा प्रदान करने के प्रति हम और हमारी पूरी टीम संकल्पित है और आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इस लॉकडाउन में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी तैयारियों को एक नई दिशा देना चाह भी रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वाले जितने भी क्लासेज हुई उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के बारे में। किस संप्रदाय के बारे में? तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और इस संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने देखा कि इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा क्या रही है। इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा क्या रही है। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन, अचेतन मन की क्या अवधारणा रही है। उसी क्रम में हम लोग जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे कहा गया मनोगतिकी का सिद्धांत। मनोगतिकी का जो सिद्धांत था दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसे अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया था। अगर देखा जाए तो पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं मूल प्रवृत्ति के बारे में। किसके बारे में? मूल प्रवृत्ति के बारे में। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया चिंता के बारे में। किसके बारे में? चिंता के बारे में। और आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस पूरी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे अहम रक्षात्मक प्रक्रम के बारे में। अहम रक्षात्मक प्रक्रम के बारे में। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अहम रक्षात्मक प्रक्रम का संप्रत्यय किसने दिया, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। अगर यहाँ पर संप्रत्यय की बात हुई, किसकी बात हुई? संप्रत्यय की बात हुई, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। क्या होगा? सिगमंड फ्रायड। लेकिन यदि यहीं पर आ जाए शेड्यूल की बात, किसकी बात आ जाए? शेड्यूल की बात, अर्थात सूची की बात आ जाए कि अहम रक्षात्मक प्रक्रम की सूची किसने बनाई, तो याद रखिएगा यह सूची बनाने का कार्य किया गया था अन्ना फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? अन्ना फ्रायड के द्वारा यह कार्य किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बेसिक प्रश्न 2 निकल के आ रहे हैं। अहम रक्षात्मक प्रक्रम का संप्रत्यय किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड। अहम रक्षात्मक प्रक्रम की सूची किसने बनाई, तो आपका उत्तर होगा अन्ना फ्रायड। अब इस सूची को हम देखते हैं कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसे हम सुविधा अनुसार, अध्ययन की सुविधा अनुसार अन्ना फ्रायड ने कितने भागों में बांटा, तो याद रखिएगा 6 भागों में बांटा गया है। पहला है दमन। क्या है? दमन। दूसरा है यौक्तिकीकरण। तीसरा है प्रत्यागमन। चौथा है प्रतिक्रिया निर्माण और प्रक्षेपण। और सबसे अंत में अगर देखा जाए तो है क्या? विस्थापन। ये आपका सूची है। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है, यौगिकीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, यूपी टेट 2015 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि यौगिकीकरण है। तो ऐसे सीधे प्रश्न नहीं पूछे गए थे कि यौगिकीकरण है क्या, बल्कि प्रश्न पूछा गया था अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है। फिलहाल हम लोग एक एक करके दमन के बारे में, यौगिकीकरण के बारे में, प्रत्यागमन के बारे में और प्रतिक्रिया निर्माण के साथ साथ प्रक्षेपण और अंत में विस्थापन के बारे में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आती है दमन की। किसकी बात आती है? दमन की। दमन है क्या? तो याद रखिएगा व्यक्ति की दमित इच्छा
इच्छाएं हैं, क्या है, व्यक्ति की सभी दमित इच्छाएं, सभी जो दमित इच्छाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, दमन कहा जाता है। जैसे सुबह होने से लेकर और रात्रि में सोने से पहले तक की जितनी भी इच्छाएं आपके मन में, आपके मनोभाव में, आपके मनोवेग में उत्पन्न होती हैं, वे सभी इच्छाएं क्या पूरी हो पाती हैं? क्या वो सभी इच्छाएं पूरी हो पाती हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं, वो सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं उन्हीं इच्छाओं को क्या कहा जाता है, दमित इच्छाएं। क्या कहा जाता है, दमित इच्छाएं। और यही दमित इच्छाएं कहाँ स्टोर होती हैं, किस मन में? तो याद रखिएगा, यही दमित इच्छाएं अचेतन मन में स्टोर होती हैं। कहाँ संग्रहित होती है दमित इच्छाएं? अचेतन मन में स्टोर होती हैं। बात क्लियर? अब बात करते हैं योक्तिकीकरण। योक्तिकीकरण है क्या? तो योक्तिकीकरण के बारे में कहा जाता है कि अवसाद से बचने की एक प्राविधि है। किससे बचने के लिए? अवसाद से बचने की एक विशेष प्राविधि है। किससे बचने के लिए? अवसाद। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में चिंता के स्वरूप के बारे में भी अध्ययन किए थे और आपको बताया गया कि 3 प्रकार की होती है चिंता: वास्तविक चिंता, नैतिक चिंता और तंत्रिकातापी चिंता। इसके पिछले क्लास में आप लोग देखिएगा, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताया गया है। तो बात कर रहे थे हम लोग अवसाद से बचने के लिए। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन से यूं कहा जाए साधारण शब्दों में कि जो हमें चिंताएं होती हैं, जैसे आजकल विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी चिंता उभर के सामने आ रही है। वो चिंता क्या सामने है कि नौकरी कैसे मिलेगी हमें। बढ़ते हुए परिवेश में जो हमारा बढ़ रहा परिवेश, या यूं कहा जाए कि बदलता हुआ जो हमारा परिवेश है, बदलता हुआ कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन के दौर में हमें कैसे हमें नौकरी प्राप्त करनी है, तो ये चिंता का स्वरूप कहा जा सकता है। और यही चिंताएं जब व्यापक रूप में होती हैं तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है, या कहा जाता है क्या, अवसाद कहा जाता है। और आपको पता है कि अवसाद की स्थिति में भारत जैसे देश में युवाओं में सबसे ज्यादा अवसाद से हत्याएं होती हैं। हत्या का मतलब कि डिप्रेशन में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता, कोई मारता नहीं है बल्कि खुद ब खुद व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ अवसाद से कैसे बचल जाए, और उस प्राविधि का नाम क्या है, योक्तिकीकरण। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी कहानी है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग जब छोटी क्लास में थे, इवन अगर देखा जाए 4th या 5th स्टैंडर्ड में हम लोग अगर थे, तो वहां पे एक किताब में एक कहानी हुआ करती थी, अंगूर और लोमड़ी की, या लोमड़ी या अंगूर की, ऐसी कुछ कहानियां हुआ करती थी। अंगूर को प्राप्त करने के लिए लोमड़ी ने बारंबार, या कहा जाए बारंबार, कई बार प्रयास किए। अंतोगत्वा उस लोमड़ी को अंगूर प्राप्त नहीं होता है, और अंगूर न प्राप्त होने की स्थिति में यदि वो उसी अंगूर के ताने वाले में अगर बुनी रहती, अंगूर बहुत मीठा है, मुझे नहीं मिला, तो वो क्या करते, डिप्रेशन में चले जाते। और इसीलिए उसने कहा, क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। ये बातें किसके द्वारा कहा गया, लोमड़ी के द्वारा। और यही प्रश्न पूछा गया है, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? तो अंगूर खट्टे हैं योक्तिकीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? योक्तिकीकरण का उदाहरण है। जैसे कुछ
विद्यार्थी आज के चकाचौंध में क्या होते हैं, किसी को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को देखकर आप आकर्षित हैं, सामने वाले ने भाव नहीं दिया, तो आप क्या करते हैं? उसके बारे में नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका मॉरल लेवल डाउन है, ऐसे कुछ शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। और वही क्या करता है? अवसाद से बचाने का मार्ग प्रशस्त करता है या अवसाद से बचने का मार्ग बताता है। तो ये कहा गया है यौक्तिकीकरण के बारे में। ये बिंदु याद रखिएगा, अंगूर खट्टे है किसका उदाहरण है? तो यौक्तिकीकरण से। यदि पूछ लिया जाए यौक्तिकीकरण है क्या, तो अवसाद से बचने की एक प्रविधि या एक विशेष मेथड है क्या? यौक्तिकीकरण। बात करते हैं अब हम लोग प्रत्यागमन के बारे में। किसके बारे में? तो याद रखिएगा, यहां पर लिखते हैं प्रत्यागमन के बारे में। तो प्रत्यागमन का जो शाब्दिक अर्थ यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटना क्या कहलाता है? पीछे की ओर लौटना क्या कहलाता है? प्रत्यागमन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यागमन कहलाता है। अगर हम इसे उदाहरण से लेकर समझाने का प्रयास करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, तो बच्चा रोता है, रोने का कार्य, जो रोने का कार्य है, रोने का कार्य वो किसका होता है? बच्चे का होता है। किसका होता है? बच्चे का होता है। क्योंकि आपको पता है मानव विकास की अवस्थाओं में कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के परिणाम स्वरूप बच्चे का जो मूलभूत कार्य होता है वो क्या होता है? रोना होता है। कभी आपने देखा कि बच्चा किसी के यहाँ भी, अमीर गरीब मध्यम, जितने भी सामाजिक स्तर में हमारा समाज बटा हुआ है, इन समाज में किसी के यहाँ अगर बच्चा जन्म लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चा हंसता हुआ कार्य करता? जन्म के समय क्या बच्चा हंसता और उत्तर आता? नहीं सर। बच्चे का मूलभूत स्वाभाविक जो कार्य है वह रोना है। तो रोने की जो परंपराएं हैं, रोने की जो प्रथा है, जो रोने का जो कार्य है वह किसका होता है? बच्चे का होता है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होती है? परिस्थितियां परिवर्तन होती है। क्या होती है? परिस्थितियां परिवर्तन होती हैं। और ऐसी स्थिति में जब परिस्थितियां परिवर्तन होती हैं तो बच्चे तो क्या, बड़े भी रोते हैं। बड़े भी क्या करते हैं? रोते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रत्यागमन। जैसे अगर देखा जाए अक्सर पापा और मम्मी भी रोते हैं। पापा मम्मी क्यों रोते हैं? कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जब लड़कियां विदा होती हैं अपने पीहर के घर से ससुराल की तरफ, तो पापा मम्मी रोते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो यह परिस्थितियां ही उत्तरदायी कारक है। दूसरी स्थिति में अगर सिगमंड फ्रायड की अगर हम बातों को ध्यान से देखें तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि व्यक्ति के अंदर जितने भी तरीके से अगर देखा जाए कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार ही व्यक्ति के अंदर रोने की परंपराएं का, रोने का कार्य विकसित होता है। जैसे देर रात तक किसी भी परिवार की अगर बच्चियां देर रात अर्थात लेट नाइट अगर घर आती हैं तो कौन सा ऐसा परिवार होगा या कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको दुख नहीं होगा? दुख होगा। और ऐसी स्थिति में माता पिता क्या करते हैं? रोने लगते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ऐसे किस बालक को जन्म दिया, किस बालक को हम या बालिका को हमने परवरिश की, जो आज उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव सामने नजर आ रहा है। तो उत्तरदायी कारक क्या है? परिस्थितियां बदलती हैं जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति उन्मुख होता है पीछे की ओर, और इसी को कहा गया शाब्दिक अर्थ में अगर कहा गया तो प्रत्यागमन। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर देखा जाए तो शादी से पहले, शादी से पूर्व जो बालिकाएं होती हैं वो सूट में नजर आती हैं। किसमें नजर आती है? सूट में। लेकिन यही जो बालिका है, जो बच्चियां हैं, वो शादी के बाद क्या होती है?
शादी के पूर्व से पूर्व हो गया सूट, और शादी के बाद होना किसमें चाहिए? साड़ी में। लेकिन परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। परिस्थितियां किसी के एक के अधीन नहीं होती हैं, बल्कि परिस्थितियां क्या होती है? परिवर्तनशील होती हैं। और परिस्थितियां अगर परिवर्तनशील है तो यही जो बालिका थी शादी के बाद जिसे साड़ी में होना चाहिए था, वो कहां पहुंच जाती है? सूट में पहुंच जाती है। ये एकदम जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ये जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा। परिवर्तन अगर देखा जाए कि कुछ परिवार में साड़ी ही कंपलसरी होता है बालिकाओं के लिए शादी के बाद, तो ऐसी स्थिति में उनमें प्रत्यागमन नहीं होता है। लेकिन कुछ परिवारों में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कुछ परिवारों में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और ऐसी स्थिति में उनको मिलता है क्या? परिवर्तन करने का मौका। और ऐसी स्थिति में बालिका क्या करती है? अपने आप को कंफर्ट फील कराने के लिए सूट का पुनः इस्तेमाल करती है। क्या कहा जाएगा? ऐसे उदाहरण को कहा जाएगा प्रत्यागमन। और यहां से क्वेश्चन इसी सूट और साड़ी पर आधारित ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सूट और साड़ी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका निकल के आएगा वो प्रत्यागमन से निकल के आएगा। किससे निकल के आएगा? प्रत्यागमन से। अब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण की। अब देखिएगा, प्रतिक्रिया निर्माण से दो उदाहरण मिलते हैं। पहले इन दो उदाहरणों को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलता है बार बार, और ये आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखा जाए तो यहाँ का जो उदाहरण होगा वो हिंदी का मुहावरा है। क्या है वो? हिंदी का मुहावरा है। हिंदी मुहावरा है। एक मुहावरा है, 100 चूहे खा के, 100 चूहे खा के बिल्ली गई, खा के बिल्ली गई हज को, हज को। और दूसरा अगर देखा जाए, अगर दूसरा देखा जाए उदाहरण, तो मुख में राम, मुख में राम, बगल में छुरी। ये दो उदाहरण पूछे जाते हैं। है तो कहा देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में है ये हिंदी का मुहावरा, लेकिन सेकेंडरी में अगर देखा जाए तो ये मनोविज्ञान का प्रतिक्रिया निर्माण है। क्या है? मनोविज्ञान का प्रतिक्रिया निर्माण है। अब अगर इन दोनों के बारे में अगर आपसे कहा जाए जिसका आप अर्थ निकालिए, तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसके विपरीत कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके विपरीत कार्य हो रहा है। जैसे कि चूहा, जो चूहा है, सॉरी, जो बिल्ली है, वो बिल्ली क्या कर रही है? 100 चूहे खा के जा रही है हज को। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि हज वही जाएगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा, सदाचार होगा, नैतिक, उसका जो आचरण है वो नैतिक होगा, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला होगा, उसने अपने जीवन में कभी भी व्याभिचारी नहीं किया होगा, व्याभिचारता का कार्य ना किया हो, अनैतिक मार्ग पर ना चला हो। ऐसे बहुत से पैरामीटर हैं एक व्यक्ति को हज जाने के लिए। और यहाँ पर उसने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? तो 100 चूहे उसने खाए हैं, अर्थात वो प्रतिक्रिया निर्माण अपने कार्य से, अपने जो कार्य उस बिल्ली के द्वारा किया गया उसको एक बेहतर तरीके से निरूपित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसे कहा गया क्या? प्रतिक्रिया निर्माण। और मुख में राम, बगल में छुरी, यह विशेषता होती है कपटी मित्र। जैसे मित्र तो हम बहुत बनाते हैं, है ना? हम लोग मित्र बहुत बनाते हैं। मित्र की वास्तविक परिभाषा क्या है शायद ही हम में से कोई जानता होगी। सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? लेकिन आज के बदले हुए परिवेश में हम सोचते हैं कि अवसरवादी हो। क्या हो? अवसरवादी हो। और ऐसी स्थिति में कपटी मित्र क्या होते हैं? बन जाते हैं हमसे जुड़ते हैं कौन? कपटी मित्र, जो तो मुख पर हमारी बड़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही पलटवार होगा वो क्या करते
करते मेरी बुराई करते हैं। अर्थात मुख में राम राम और बगल में छुरी, या किसका उदाहरण है? या भी प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण है। जैसे भारत में कहा जाता है, भारत जैसे देश के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहा जाता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है? दयनीय है। महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता है, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रदेश की सरकार के द्वारा महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें मिशन शक्ति भी आपका एक प्रमुख योजना भी है महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर यह आगे रुकती है कि आखिर प्रतिक्रिया निर्माण क्या है? तो जो व्यक्ति जितने तरीके से किसी व्यक्ति का शोषण करेगा वह उसके बचाव में उतने ही तरीके की क्या करेगा? एक मेथड का प्रतिपादन भी करता है। जैसे जो करप्ट व्यक्ति होता है, जो घूसखोर व्यक्ति होता है, जितने तरीके से वो घूस को लेता है उतने तरीके से घूस से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए उपाय भी बताता है, या क्या कहता है? प्रक्षेपण, सॉरी प्रतिक्रिया निर्माण। और अब बात कर लेते हैं प्रक्षेपण की। तो याद करिएगा प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आरोप लगाना या आरोपित करना। क्या है? आरोपित करना, आरोपित करना। ये बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आरोप लगाना या आरोपित करना। जैसे परीक्षाओं में यदि एक विद्यार्थी फेल हो गया, परीक्षा में यदि एक विद्यार्थी फेल हो गया तो सीटेट के अकॉर्डिंग अगर इसका उत्तर क्या होगा? तो सीटेट के अकॉर्डिंग ये कहा जाएगा कि विद्यार्थी की जो शैली है पढ़ने की वह फेल हुआ, अर्थात सिस्टम फेल नहीं हुआ। लेकिन यदि पूरी कक्षा फेल हो जाए तो यह आरोप किस पर आएगा? एक अध्यापक पर। लेकिन जब यहाँ पर प्रक्षेपण के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रक्षेपण के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। अपनी असफलता का श्रेय या असफलता का जो हम उत्तरदायी मानते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को मानते हैं। जैसे परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी फेल हो जाए तो हम आरोप लगाते हैं किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर। किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर या अपने माता पिता के ऊपर। किसके ऊपर? आरोप किसके ऊपर लगता है? परीक्षा में फेल होना। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है तो वह आरोप अपने शिक्षक पर या माता पिता पर लगाता है। कैसे लगाता है? तो ये कहता है कि बाबूजी जो प्रश्न आए थे ना एग्जाम में वो मेरे गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस। क्या कहा गया? आउट ऑफ सिलेबस। एक को बता दिया गया कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया और दूसरा कहा गया कि मेरे टीचर के द्वारा पढ़ाया नहीं गया। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया नहीं गया होता या आउट ऑफ सिलेबस होता तो पूरी कक्षा के विद्यार्थी कैसे पास हो गए और रामू नामक बालक कैसे फेल हो गया? एक सोचने का विषय है। लेकिन वह डिप्रेशन में ना जाए, तनाव में ना रहे, इसलिए वह अपने को मस्त रखने के लिए, अपने को किसी प्रकार के तनाव में न रहने के लिए, तनाव से बचने के लिए वह आरोप लगा लेता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। जैसे पीसीएस का जब कोई एग्जाम, कोई कंप्यूटर पीसीएस का जब कोई परीक्षा देता है तो वह परीक्षा में सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी को असफलता लगती है तो कहता है कि मेरा जीवन जो है वो पीसीएस जैसी, यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हमें तो आईएएस बनना है। क्या बनना है? मुझे पीसीएस नहीं बल्कि आईएएस बनना है। मतलब जो बालक पीसीएस को प्री ना क्लियर कर पाए, क्या आईएएस को क्लियर कर पाएगा? बहुत ही ब्रिलियंट छात्र बहुत मेहनत करने के बाद आईएएस का प्रीलिम्स निकलता है। तो हवा में जो बातें करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए क्या होता है? ये आरोप लगा देते हैं। एक माता पिता
के संदर्भ में आप समझिए कि अक्सर देखा जाता है हाई स्कूल और इंटर का जब रिजल्ट आता है तो अक्सर बालिकाएं कहती हैं अगर फेल हो गई या मार्क्स कम आया तो कहती है मम्मी इतना नंबर ले आया, बहुत ले आया। क्यों? मम्मी पूछती क्यों इतना कम लाया गया? मम्मी जो नंबर लाया उतने में आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि जब पेपर था उस समय आपके द्वारा हमसे काम करवाया जाता था, घरेलू कार्य करवाया जाता था, जिसके कारण पढ़ने का समय मुझे नहीं मिलता था, जिसके कारण हम क्या हो गए, हम फेल हो गए या हमारे परीक्षा में मार्क्स कम आए हैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? अपने माता पिता, शिक्षक, सिलेबस, अपनी सोच, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों पर क्या कर रहे हैं, ये कुल मिला के आरोप लगा रहे हैं। जहां पर ये इनका सिस्टम सही से बैठ जाए वहीं पर उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, आरोप लगा दे रहे हैं। अगला क्या है और सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, विस्थापन। आप जानते हैं कि जब किसी कार्य को किया जाता है एक स्थान, एक वस्तु, जैसे ये एक वस्तु है, हमारा मार्कर क्या है, एक वस्तु है, इस मार्कर को उठा के हम थोड़ी दूर पर रख दें तो ये मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह विस्थापन जो शब्द है यह फिजिक्स का सब पार्ट है। यह शब्द किसका है, फिजिक्स का है, क्योंकि फिजिक्स में ही विस्थापन वगैरह चलते हैं। ठीक है, जब बल, आघूर्ण या बल के बारे में जब चैप्टर जो हमारा फिजिक्स में है वहां पढ़ते हैं तो वहां विस्थापन को बेहतर तरीके से बताया गया। लेकिन इस विस्थापन का मनोविज्ञान में क्या रोल है, ये हमारे लिए जानने का विषय है, समझने का विषय है कि जो साइंस में जो शब्द प्रयोग किया गया वह शब्द मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय में क्यों किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी क्या है, विस्थापित करना। क्या है यहाँ पर, विस्थापित करना। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित करना। जैसे जो व्यक्ति की, देखिए विस्थापित कब किस पर किया जाएगा, जो आप पर आश्रित होगा, जो आप पर आश्रित होगा उसी पर आप विस्थापित करते हैं अपने मनोभाव को, अपनी इच्छाओं को, अपने संवेग को। क्या करते हैं, अपने आश्रित जो आप पर क्या होगा, जो आप पर क्या हो, आश्रित होगा, उसी के ऊपर विस्थापन का कार्य लागू होगा। जैसे हम किसके ऊपर है आश्रित, तो माता पिता के ऊपर है, तो माता पिता को या यूं कहा जाए कि अगर ऑफिस में पिताजी के द्वारा, पिताजी का किसी के साथ बहस हुआ, बॉस के साथ बहस हुआ, किसी कर्मचारी के साथ बहस हुआ, अधिकारी के साथ बहस हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो उनका गुस्सा है, जो मनोभाव है, जो क्रोध है, वह अपने आश्रित पर निकालेंगे और आश्रित पे माताजी और हम पर या हमारे भाई बहनों पर निकाला जाएगा। तो ये विस्थापन की प्रक्रियाएं होती हैं और ये पूरे के 6 पॉइंट याद रखिएगा। यौगिकीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे आप स्टार बना लीजिएगा। प्रतिक्रिया निर्माण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप स्टार बना लीजिएगा। और एक आपका क्या है, प्रत्यागमन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 6 जो सूचियां दी गई थी, इन 6 सूचियों में से 3 से यौगिकीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण और प्रत्यागमन, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे आप समझिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, और जहां पर समझ में ना आए उसे आप कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं का आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमारा और आपका जुड़ाव संभव हो पाता है ऑनलाइन क्लासेज में। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी प्रतिक्रियाओं को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अब मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग सबसे अंतिम बिंदु को पढ़ते हैं। क्या, सबसे अंतिम बिंदु को पढ़ते हैं और आज हम लोग मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की या कक्षा को समाप्त करके फिर आगे एक नए संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। और इस अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और दूसरी बात, इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है जिनके आधार पर आपकी परीक्षाओं में छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अध्ययन करते
किया तो उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। क्या होगा? सिगमंड फ्रायड होगा। ये बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखिएगा 5 भागों में बांटा गया है। अब जो 5 भाग है उन 5 भागों के नाम लिखिएगा। सबसे पहली जो अवस्था है उसका क्या नाम है? मुखावस्था। क्या नाम है? मुखावस्था। इसके बाद दूसरी अवस्था है गुदावस्था। कौन सी अवस्था? गुदावस्था। तीसरी अवस्था है लिंग प्रधानावस्था। कौन सी अवस्था? लिंग प्रधानावस्था। और चौथी अवस्था है अव्यक्तता अवस्था। अव्यक्तता अवस्था। और अंतिम अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्या है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ये आपको याद रखना है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अब यहां से एक प्रश्न तो ये पूछ लिया गया कि कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं और इन 5 के नाम आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये 5 आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मुखावस्था की उम्र क्या होगी, तो याद रखिएगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। गुदावस्था की अगर हम बात करें तो ये 3 वर्ष से लेकर 2 से लेकर 3 वर्ष तक चलता है। इसके बाद लिंग प्रधानावस्था 4 से 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 4 से 5 वर्ष तक। अव्यक्तावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक। और ज्ञानेंद्रिय अवस्था ये 13 वर्ष से देखा जाए तो ये 18, किसी किताब में आपको 20 वर्ष भी मिलेगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं। 13 से प्रारंभ होता है, अर्थात किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। अब यहाँ से देखिए एक एक प्रश्न आपको ध्यान देना होगा। जब प्रश्न पूछ लिया जाए कि जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालक में कामुकता क्षेत्र, शब्द याद रखिएगा, कामुकता क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कामुकता क्षेत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो कामुकता क्षेत्र पाया जाता है वो मुख में पाया जाता है। यही कारण है जिसके कारण आप देखते हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालक जो कुछ भी पाते हैं सब कहाँ रखते हैं? मुख में। और यही कारण है कि 2 वर्ष तक के बालक मिट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं? मिट्टी खाते हैं। अब इसमें जो दूसरा जो विज्ञान की भाषा है वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख कामुकता क्षेत्र मुख में रखने के कारण क्या होता है कि बच्चे मुख में हर कुछ रखना चाहते हैं। जैसे आप मिट्टी देख लीजिए, क्या मिट्टी देख लीजिए, अंगूठा जो बच्चे चूसते हैं जिसके कारण क्या करते हैं? उनको आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होती है? मुख में सब कुछ रखने के कारण इनको मिलता है क्या? आनंद की प्राप्ति होती है। और प्रायः लगभग देखा भी गया है कि जो माताएं छोटे से नवजात शिशु को स्तनपान कराती है, बच्चे को भूख ना भी लगी होती है, फिर भी बच्चा क्या करता है? मुख में मां के स्तन को रखता है, अर्थात उसे क्या करता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो कुल मिला के कामुकता क्षेत्र जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कहाँ निवास करता है? तो याद रखिएगा मुख में वास करता है। और स्रोत क्या है? आनंद की प्राप्ति के लिए। क्या होता है? आनंद की प्राप्ति के लिए। अब हम देखते हैं गुदा क्षेत्र की बात। तो याद रखिएगा, अब ये देखिए 2 वर्ष से 3 वर्ष का बालक है, अर्थात बच्चा चलना भी जानता है और बोलना भी जानता है, क्योंकि आपको पता है बच्चा लगभग 11 महीने बच्चा चलना और बोलना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा यहाँ पर जो कामुकता क्षेत्र कहाँ निवास करेगा? देखिए कामुकता क्षेत्र की बातें हो रही है यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष की समाप्ति और 3 वर्ष के प्रारंभ में कामुकता क्षेत्र कहाँ वास करता है या निवास करता है, तो गुदा क्षेत्र में वास करता। और इसीलिए इस गुदा क्षेत्र में निवास करने के कारण बच्चे क्या करते हैं? मल मूत्र क्या करते हैं? मल मूत्र जहां तहां त्याग देते हैं। मतलब जहां तहां त्याग देते हैं, मतलब जहां मन कहा उनका जहां बैठे हैं, चाहे वो रसोई घर हो, चाहे वो बेड हो, कहीं पर भी ऑल इन वन ये बता सकते हैं कि मम्मी मुझे ये चीज करना है, मुझे ठीक है वॉशरूम जाना है, या जो कुछ भी है वो बच्चे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे को ऐसा करने में, जहां तहां मलमूत्र त्यागने में
क्या आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए बच्चा क्या करता है कि मलमूत्र जहां त्याग त्याग देता है। कारण क्या है, कामुकता क्षेत्र गुदा क्षेत्र में वास करता है। इसके बाद अब तीसरी अवस्था की बात करते हैं। इस तीसरी अवस्था का नाम दिया गया है लिंग प्रधानावस्था और यह उम्र है 4 से 5 वर्ष तक। अब यहाँ पर जो कामुकता क्षेत्र पाया जाएगा वह लिंगीय क्षेत्र में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, वह लिंगीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण बच्चे अपने मूल स्वरूप को पहचानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे, बालक और बालिकाएं अपने मूल स्वरूप को किस अवस्था में पहचानते हैं, तो लिंग प्रधानावस्था में पहचानते हैं। मतलब कहा जाए बच्चे अपने मूल स्वरूप को पहचानते हैं किस अवस्था में, तो याद रखिएगा लिंग प्रधानावस्था में। और उम्र क्या है, 4 से 5 वर्ष। कामुकता क्षेत्र कहाँ वास करेगा, तो लिंगीय क्षेत्र में वास करता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग सिंबल दे दीजिएगा, अव्यक्ततावस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोफ्राट या मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के अंतर्गत या मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत या सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वह कौन सी अवस्था है जिसमें कामुकता क्षेत्र सुसुप्त पाया जाता है। देखिए सभी में कामुकता क्षेत्र पाया जा रहा है, ऊपर के 3 में मुख, गुदा और लिंग में कामुकता क्षेत्र पाया जा रहा है, लेकिन अव्यक्तता अवस्था में कामुकता का अभाव पाया जाता है। अर्थात कामुकता क्या होता है, सुसुप्त होता है। क्या होता है, सुसुप्त होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो बच्चा कार्य कर रहा, प्रारंभ की जो 3 स्थिति है, प्रारंभ की जो ये 3 स्थितियां है, यहाँ पर लैंगिक कार्य हो रहा है। कैसा कार्य हो रहा है, तो लैंगिक कार्य हो रहा है। लेकिन चौथी अवस्था है जिसमें कामुकता क्षेत्र सुसुप्त पाया जा रहा है, यहाँ पर कैसा कार्य होगा, लैंगिक कार्य होगा कि अलैंगिक कार्य होगा, बताइए। तो याद रखिएगा यहाँ पर अलैंगिक कार्य होता है। अलैंगिक कार्य का मतलब यहाँ पर बच्चा पढ़ना, लिखना, चित्रकारी इत्यादि मतलब पठन पाठन से संबंधित कार्यों का संचालन होता है। अगर यहाँ पर अगर हम इस एज की बात करें तो यह एज क्या है, 6 से 12 वर्ष। और इस 6 से 12 वर्ष को कहा गया है क्या, बाल्यावस्था। अब आप बताइए कि बाल्यावस्था का जो बालक होगा वह बच्चा क्या काम करता, पहली बार तो विद्यालय जाता है। विद्यालय में जाने के कारण उसे पठन पाठन जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न रहना पड़ता है, जिसके कारण कामुकता क्षेत्र क्या होता है, सुसुप्त होता है। और यही बाल्यावस्था में बच्चे को पता है कि कामुकता क्षेत्र, देखिए जब डिफरेंस जेंडर में हम रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तभी ये क्या होगा, कामुकता क्षेत्र उत्पन्न होता है, कामुकता उत्पन्न पाई जाती है। लेकिन 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है इसमें कामुकता क्षेत्र इसलिए अभाव पाया जाता है क्योंकि अलैंगिक कार्य करते हैं। दूसरी स्थिति में यहाँ पर आकर्षण का जो केंद्र होता है वह समलिंगीय होता है। कैसा होता है, समलिंगीय होता है। अगर बालक है तो बालक के साथ मित्र, बालिकाएं हैं तो बालिकाओं के साथ मित्रता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कामुकता क्षेत्र क्या होता है, सुसुप्त पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि प्रश्न पूछा जाता है कि कामुकता क्षेत्र कहाँ पर सुसुप्त पाया जाता है, तो अव्यक्तता अवस्था। उम्र पूछ ले 6 से 12 वर्ष। यदि पूछ ले अव्यक्तता अवस्था में कार्य का स्वरूप कैसा होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। इस तरह के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको ध्यान देना होगा कि केवल और केवल यहाँ पर अलैंगिक कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे अंतिम अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। फ्रायड के अकॉर्डिंग, फ्रायड ने बताया कि जब व्यक्ति किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर कामुकता क्षेत्र पुनः उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्रायड के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें कामुकता क्षेत्र पुनः जागृत हो जाती है, तो उत्तर क्या होगा, किशोरावस्था में कामुकता क्षेत्र पुनः उत्पन्न हो जाती है। और यह कामुकता क्षेत्र तब तक शांत नहीं होता है जब तक किशोरावस्था का जो बालक है वह विवाह जैसे सामाजिक बंधनों में बंधता नहीं, तब तक कामुकता क्षेत्र ऐसे चलता रहता है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का एक बहुमूल्य क्लास रहा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में भी आएगा,
3-4 पार्ट में ये आपकी क्लास पूरी कंप्लीट की गई है, थोड़े थोड़े पार्ट में करके, जिससे आपको समझ में भी आए, क्योंकि एक बहुत व्यापक क्लास थी। और दूसरी प्रमुख बातें जो ना समझ में आए, बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है कि यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है, क्योंकि जिज्ञासा को दबा देना क्या कहलाएगा, अभी मैंने बताया कि दमन कहलाएगा। और इसीलिए जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं प्रश्न के बारे में, ठीक है, वो आप किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से, अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारे द्वारा उसका बेहतर तरीके से उसका समाधान भी किया जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अगली क्लास में पुनः आप सभी के साथ उपस्थित हों।